गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो साइंस में पढ़ रहे थे, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि फार्मर्स कैसे अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, इसमें हमने मोस्टली हमने इस बारे में जाना था कि केमिकल जो सब्सटेंसेस हैं उसकी हेल्प से कैसे फार्मर्स अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी अदर प्रॉब्लम्स जिससे की वजह से जो है क्रॉप जो है उसको डैमेज पहुंच सकता है। सबसे पहला चीज़ हमने पढ़ी थी वीड्स की वजह से। तो इसके लिए फार्मर्स या तो मैनुअली हाथों से मैनुअली अपने टूल्स के साथ उन वीड्स को रिमूव करता है जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो कि जहरीले पौधे हो सकते हैं, या ऐसे प्लांट्स जो कि प्लांट्स को पनपने ना दे, उनको ग्रोथ उनकी प्रॉपर होने ना दे, ऐसे प्लांट्स को रिमूव कर उनको वीड्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स को या तो मैनुअली या टूल्स की हेल्प से उसको रिमूव करते हैं या फिर वो खेतों में पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। ओके, इसके बाद हमने एक और दो टर्म्स पढ़ी थी, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स बेसिकली इंसेक्ट्स जो कि हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, उनको यूज उनको रिमूव करने के लिए, उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। वो हमारी जो मेन क्रॉप है उनको डैमेज नहीं करते हैं, केवल उन इंसेक्ट्स को वो मार देते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स लाइक रैट्स हो गए, ये अगर हमारी फसल को ख़राब कर सकते हैं तो इनके लिए पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं ताकि रैट्स जो हैं, रोडेंट्स जो हैं, वो हमारे फसल को क्रॉप्स को ख़राब ना कर सके। पर लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ जानी कि भले ही ये हम केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं जब छिड़कते हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी से पानी में घुल जाते हैं। क्योंकि पानी में घुलने के बाद यही चीज़ जो है प्लांट्स जो है कि उनकी जो रूट्स होती जड़ होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और कहीं ना कहीं फिर वही प्लांट्स हम कंज्यूम करते हैं, या वो पानी बह के रिवर से बह जाता है, फिर वो पानी पॉल्यूट कर देता है, जिससे कि एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स, उनको हानि होती है। और हम ह्यूमंस को अगर देखा जाए तो वही चीज़ें हम अगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं ये भले ही प्लांट्स को बचा रहे, कहीं ना कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है। आज हमें हार्वेस्टिंग और स्टोरेज ये दोनों टॉपिक पढ़ना है। जैसे ही एक बार क्रॉप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है, मीन्स पूरी तरीके से अच्छे से ग्रो हो जाती है, पक जाती है, और जब उसको काटा जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, इन ओल्डर डेज क्या होता था कि देयर वाज वेरियस इंस्ट्रूमेंट, और बहुत ज़्यादा समय लगता था कोई फसल को काटने के लिए या कोई क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए। बट लेकिन आज के मॉडर्न डे में हमारे पास मॉडर्न मशीन्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, जिसकी वजह से ये काम बहुत इजीली विद इन 1 to 2 days में हो जाता है। ओके, आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है हार्वेस्टिंग। ओके, जैसे मैंने बताया था आपको, जो प्रोसेस जब हमारी क्रॉप जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, पूरी तरीके से उसकी ग्रोथ हो जाए, उस ग्रोथ होने के बाद जब हम हमारे क्रॉप्स को कट करते हैं, फिर उसको गैदर करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, यूजुअली जो क्रॉप्स होती है 3 to 4 months में तैयार होती है। जैसे सीरियल क्रॉप जिसमें ग्रेन्स रहते हैं, लाइक चावल हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया। ओके, वंस द क्रॉप मैच्योर्स, इफ इट इज हार्वेस्टेड, कट एंड गैदर्ड। ओके, मतलब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कटिंग, फिर उसको गैदर किया जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब क्या किया जाता है हार्वेस्टिंग में, या तो हम विद इन द जो खेत होते हैं उसी में हम काट के रख देते हैं, या फिर उसके आसपास वाले एरियाज में रखते हैं काट के। ओके, अब बच्चों हमारे जो देश में जब क्रॉप्स काटी जाती हैं तो अलग अलग जगहों पर एक त्यौहार की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे लाइक अगर आप अगर असम साइड जाएंगे तो वहाँ पे जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है तो वो लोग वहाँ पे एज ए बिहू सेलिब्रेट करते हैं। जब उनकी क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाती है तो वो उस टाइम को एज एन फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जिसको कि वो बिहू फेस्टिवल कहते हैं। इसके साथ साथ होली जो होगी वो भी एक टाइप का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पंजाब में बैसाखी बनाई जाती है, पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके,
और बेसिकली ये ऐसा होता है कि एक टाइप की फैमिली गैदरिंग होती है, पीपल्स यहाँ पे एंजॉय करते हैं, अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो होते हैं वो गाते हैं, मतलब जो उस एरियाज़ के जो लोकगीत होते हैं वो गाते हैं, ताकि एक तरीके से वो एंजॉय करते हैं कि जो हमने मेहनत करी है उसका हमें और फल मिला है। अब हार्वेस्टिंग जो है हमारे देश में दो तरीके से की जाती है, एक तो बाय मैनुअली बाय हैंड, ओके, या फिर एक बाय मशीन। अब हैंड में जो हमारा जो टूल यूज़ किया जाता है वो है सिकल यूज़ किया जाता है, जिससे कि क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। सो ये जो आप इमेज दिख रहे हो ये सिकल की है, ओके। ये है जब हम मैनुअली क्रॉप्स को काटेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। और दूसरी जो चीज़ होती है वो है हार्वेस्टर, जो कि मशीन्स होती हैं, और आप सभी ने देख रखा होगा हार्वेस्टर। इसके साथ साथ हार्वेस्टर के साथ साथ आजकल थ्रेशर भी आता है, ओके, वो भी एक टाइप की मशीन होती है, वो भी यूज़ की जाती है। इसमें यहाँ पे आपको जो दो इमेज दिख रही है वो है एक हार्वेस्टिंग टूल सिकल है, दूसरा है मैनुअल थ्रेशिंग, यानी मैनुअली थ्रेश करना। जब क्या होता है, जब हम क्रॉप का हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके साथ जब जैसे लाइक गेहूँ हो गया, तो गेहूँ के साथ साथ जो पूरा प्लांट होता है वो रहता है, उसके दाने अलग हमें करने रहते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि जब हम क्रॉप का हार्वेस्ट करते हैं, जब उस गेहूँ होते हैं या जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, जब उनको अलग करना रहता है उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे दो वुमन जो है एक गठरा टाइप कुछ गठरा बना के फिर बाद में इसको ग्राउंड पे तेज़ी से मारी। तो इससे क्या होगा, जो ये पूरा प्लांट है उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाएंगे, ओके। फिर उन ग्रेन्स को वो लोग इकट्ठा कर लेंगे, ओके। वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द chaff by the process called threshing, ओके, जो मैंने अभी आपको समझाया कि थ्रेशिंग प्रोसेस क्या होती है। अब ये भी दो तरीके से की जाती है, एक तो मैनुअली, जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉप को हार्ड सरफेस पे मारते जाना, और जिससे क्या होता है कि जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। या फिर एनिमल्स को इन क्रॉप्स को इकट्ठा किया जाता है और एनिमल्स को इनके ऊपर चलने के लिए कहा जाता है, बेसिकली काव या बुलॉक को यूज़ किया जाता है, ओके। आजकल हालांकि थ्रेशर के साथ हार्वेस्टर के साथ साथ थ्रेशर मशीन भी आना स्टार्ट हो गई हैं। जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। आजकल एक कंबाइंड मशीन आ गई है, जिससे कि उनका काम बहुत इजीली हो जाता है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, एक ही समय में दो काम वो कर देती है। और उसके साथ साथ लेबर भी बचता है। अगर हम मैनुअली करेंगे तो हमें लेबर्स लगाने पड़ेंगे, ओके, पर लेकिन हाँ, थ्रेशर में या हार्वेस्टर में बहुत इजीली वो काम हो जाता है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन ऑपरेटर जो है वो खुद ही मैनुअल सब कुछ कर लेता है, और उसके साथ साथ समय की बचत भी होती है। जहाँ एक बड़े फार्म लैंड पे अगर हम हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करें तो हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाए, पर लेकिन हार्वेस्टर के थ्रू विदिन 2 to 3 days पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, ओके। सो अब जो आपको इमेज दिख रही है वो हार्वेस्टर और थ्रेशर की है, कंबाइंड मशीन जो है, जो कि दोनों ही पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशिंग, ओके। अब जो ये आपको नेक्स्ट इमेज दिख रही है, ये इमेज आपको दिख रही है विनोइंग मेथड की। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हस्क रहता है, जो कि मतलब हम ये बोल सकते हैं जब वो थ्रेशिंग की जाती है तो उसके साथ ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रेन्स ही निकल के आए, उसके साथ साथ कुछ कचरा भी रहता है जिसको कि हम हस्क बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड रहते हैं, और ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बात है हैवी रहते हैं। तो उसमें मिक्सचर रहता है वीट ग्रेन्स और हस्क का, या ग्रेन्स या हस्क का, ओके। अब क्या किया जाता है, उसको एक अच्छी ऊंचाई, मतलब अपनी हाइट जितनी हाइट है उस इतने ऊपर लेके जाता है विनिंग बास्केट के थ्रू। उसमें सब ये मिक्सचर को भरा जाता है, जैसे लाइक इसमें इन्होंने भरा है, और उसको नीचे की तरफ फेंका जाता है। तो जितने भी जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो कचरा है, वो हवा की वजह से सेपरेट हो जाता है, ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं, और ये जो हस्क है, लाइटर हस्क है, वो विंड के साथ कहीं दूसरी जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रेन और हस्क है वो अलग हो जाता है, ओके। अब ये ट्रेडिशनल मेथड है, ओके, जिसमें हम ग्रेन को हस्क से रिमूव करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं, और ये ट्रेडिशनल मेथड है। पर लेकिन आजकल अब इसकी भी एक मशीन आ गई जिसको हम विनोइंग मशीन कहते हैं,
ओके, ये विनोइंग मशीन है। तो इसमें क्या कहता है, इसमें हम पूरे मिक्सचर को डाल दिया जाता है। द सीड्स बीइंग हैवियर फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड व्हाइल द लाइट हर्स कैन हे आर ब्लोन अ लिटिल फार्दर अवे बाय द विंड। इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली सेपरेट कर देता है। जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो सब नीचे जाके जमा हो जाते हैं और जितने भी जो हस्क रहते हैं वो कोई दूसरी जगह वो ब्लो करके उसे अलग कर देता है। अब ये सब तो हो गया, हमने हार्वेस्टिंग कर ली, फिर हमने थ्रेशिंग करी, फिर हमने विनोइंग भी कर ली ताकि जो अनवांटेड जो हस्क है वो हमारी ग्रेन से निकल जाए। फिर इसके बाद आता है स्टोरेज करना, कि स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कई बार क्या होता है कि फार्मर्स क्या करते हैं, जब मार्केट में जो हम ये बोल सकते हैं जो हमारी कीमत होती है, हमारी जो क्रॉप्स हमने ग्रो की, अभी शायद बहुत से फार्मर्स क्या करते हैं क्रॉप्स अभी उसकी कीमत कम है तभी सेल ना करते हुए जब क्रॉप्स की कीमत थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी तब सेल करते, तो उसके लिए फार्मर्स को स्टोर करके रखना पड़ता है। ओके, और इसके साथ साथ उसमें कुछ क्रॉप्स ख़राब ना हो जाए, उसमें कुछ मीन्स उनको कोई रैट्स वगैरह या पेस्ट वगैरह खा ना ले या उस पर कीड़े ना पड़ जाए, इंसेक्ट्स उसको डैमेज ना कर दे, इसके लिए भी ग्रेन्स को स्टोर करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज़ नेसेसरी टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। और कहीं ना कहीं प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज जो फूड सप्लाई है वो थ्रू आउट द ईयर प्रॉपरली नहीं होगा। ओके, अब इंडिया की एक प्रॉब्लम यही है कि 10% क्रॉप्स केवल प्रॉपरली स्टोर ना होने की वजह से ही बर्बाद होती है। ओके, सो जब भी हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं तो ग्रेन्स में कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट यानी थोड़ी बहुत नमी रहती है। सो उनको स्टोर करने से पहले उनको सुखाया जाता है ना, 1-2 दिन अच्छा उनको धूप से जो सनरेज उसकी हेल्प से सुखाया जाता है। इससे क्या होता है, जितना भी जो मॉइस्चर कंटेंट है पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाता है। ऑन अ कमर्शियल सेल हाउएवर मैकेनिकल ड्रायर्स विद हार्ड ब्लोइंग एयर आर यूज्ड। और जब कोई कमर्शियली जब स्केल पे यानी कि बहुत बड़े लेवल पे जब किसान जो बड़े किसान होते हैं, बहुत बड़े किसान होते हैं जिनका जो कमर्शियली अपनी क्रॉप्स को सेल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए मैकेनिकल ड्रायर्स मशीन ले आते हैं जो कि हॉट एयर ब्लो करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जितना मॉइस्चर कंटेंट होता है वो तो हट ही जाता है। इसके साथ साथ जो भी इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगी जो क्रॉप्स को ख़राब कर सकते हैं उससे भी वो बचाता है। ओके, फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही एक बार ना आपकी क्रॉप्स ग्रो हो जाती है तो उनको बैग्स में पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, स्मॉल स्केलर फार्मर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इन जो क्रॉप्स हैं उनको ज्यूट बैग्स जो होते हैं आपने देखे होंगे, आप लोग उसको टाट बोलते हैं और बहुत लोकल लैंग्वेज में उसको टाट बोलते हैं। अदरवाइज जो ज्यूट बैग्स होते हैं उनमें उसको स्टोर करते हैं, या फिर मेटेलिक जो बीन्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं, उसमें ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। ओके, अब इसके अलावा जो बड़े बड़े कमर्शियल फार्मर्स होते हैं वो गनी बैग्स को ग्रेनरीज में या साइलोस में स्टोर करके रखते हैं। ओके, गनी बैग्स के थ्रू वो ग्रेनरीज में बड़े बड़े जो गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे ग्रेन्स बहुत लार्ज स्केल में भरा जाता है उसमें वो भरते हैं। या फिर साइलोस बेसिकली स्टील के बने हुए रहते हैं, कोई जगह सीमेंट के बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े आप ये बोल सकते सिलेंडर टाइप ऑब्जेक्ट रहते हैं जिसमें कि ग्रेन्स को स्टोर कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इनको क्या करते हैं, वंस इनको प्रॉपर्ली स्टोर कर लिया जाता है तो फिर इनको गोदाउन्स में या स्टोरेज हाउस में भेज दिया जाता है। जब जो बैग्स में वंस ये पूरी तरीके से स्टोर कर लिया जाता है ग्रेन्स, फिर इनको गोदाउन में भेज दिया जाता है। ओके, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले जब जो साइंस जो डील करती है जिसमें हम एक एनिमल को पूरी तरह से पालते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको खिलाना, उनका खाना पीना सबका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं प्रॉपर, उस पूरी साइंस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री या फिर हिंदी में पशुपालन।
ओके। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब यही होता है जिसमें बिल्कुल साइंटिफिकली हम एक एनिमल के खाने पीने का सबको ध्यान रखें, उसकी दवाई, वैक्सीनेशन, सब कुछ की केयरिंग प्रॉपर करें, उसको डोमेस्टिकेशन अच्छे से करें, उस पूरी प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। और हम कॉमन भी हैं, हम जो एनिमल जिन आपने डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा, हम काऊ, बफेलो हो गया, इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर द रीज़न ऑफ मिल्क। इसके अलावा बहुत से लोग गोट, कैमल, इनको भी डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर द यूजेस ऑफ मिल्क। मिल्क से कि बहुत सारी चीज़ें मिल्क बनती है, लाइक बटर हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड यानी कि दही हो गया, घी हो गया। ओके, इसके साथ साथ कुछ बर्ड्स लाइक हैन हो गए, डक हो गए, इनसे हमें एग्स भी मिलते हैं। ओके, फिर इसके साथ साथ बहुत से लोग मछली का पालन करते हैं। ओके, जो कि लार्ज स्केल में करते हैं, लाइक बड़े बड़े तालाब, जो मैन मेड तालाब होते हैं उनमें वो लोग मछलियों का पालन करते हैं लार्ज स्केल में। जब हम मछलियों का पालन करते हैं तो उनको उस पूरी प्रोसेस को हम पिसीकल्चर कहते हैं। ओके, जिसमें हम मछलियों का पालन करते हैं। ओके, और फिर उन मछलियों जो फिश है उसको हम सेल करते हैं, उससे उनको फ़ायदा होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम पिसीकल्चर कहते हैं, जिसमें हम फिश को लार्ज स्केल में पालते हैं। ओके, फॉर द सेलिंग पर्पस। ओके, आपके बुक में 2 DDNO और हैं। ओके, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में है। जैसे लाइक बहुत से लोग क्या करते हैं, जो घरों में जो ग्रेन्स स्टोर करके रखते हैं फॉर द कंजप्शन ऑफ देयर फूड। फॉर एन एग्जांपल, जैसे लाइक वीट हो गया या गेहूँ हो गया, उसको स्टोर करने तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो नीम की लीव्स होती हैं वो गेहूँ के साथ डाल देते हैं, ताकि उनके जो गेहूँ हैं वो उनमें किसी भी टाइप के इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बचा सकें। ओके, फिर इसके साथ साथ हमारे यहाँ वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए क्या है, कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है ना, जिसमें टेम्परेचर 0 से -4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो लो टेम्परेचर होता है ना, तो उसमें उन जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनमें किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फफूंद पड़ जाना या सड़ना, उससे वो बचाता है। ओके, और इससे क्या होता है, जो एक तरीके से जो एक फ्रूट है या वेजिटेबल्स है वो जो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, उस डिकम्पोज वाले प्रोसेस को रोक देता है। तो कहीं ना कहीं जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ये लंबे समय तक क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो वेस्टेज होता है वो भी मिनिमम होता है। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।